तो पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज में अपन 2013 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट कंप्लीट करते हैं 2019 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। भाई 44वें अनुसंधान संशोधन में तो इसे हटाया गया था, ये नहीं है भाई, 39 था शायद। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। ऐसा हुआ है भाई, ठीक है भाई। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा गया था। उन्हें ऐसे प्राधिकरण द्वारा तय किया जाना था जो संसद द्वारा निर्धारित किया जा सके, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रावधानों को न्यायिक स्वतंत्रता के विरुद्ध माना, जो संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसलिए भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन को भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने अभिखंडित कर दिया था। स्टेटमेंट सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अस्वीकार नहीं किया जा सकता, नहीं भाई, ये पावर तो होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। परिभाषित करता है, ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के, हाँ ये चीज़ तो है भाई, उसके बारे में तो बताता है ऑब्वियसली संविधान। देखते हैं, नहीं भाई, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है भाई, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया का ब्यौरा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। तो न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया किसमें दी गई भाई, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव का मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत द्वारा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो ये थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। पढ़ते हैं। आर्टिकल 124 क्लोज 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। फर्स्ट है साबित कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इसमें भ्रष्टाचार, यौन शोषण को शामिल किया जाता है। और असमर्थता के आधार पर भारत का संविधान ये परिभाषित नहीं करता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं, अतः सेकंड स्टेटमेंट गलत है। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए संक्षिप्त प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति उसे पद से हटा देगा, अतः फोर्थ स्टेटमेंट सही है। संविधान के प्रावधान के अनुसार वर्ष 1968 में संसद ने एक अधिनियम का निर्माण किया जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का ब्यौरा दिया गया है। स्टेटमेंट थर्ड सही है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा, राज्यसभा के किसी भी सदन में सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर लाया जा सकता है। लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सदन के स्पीकर या सभापति को देते हैं, लेकिन स्पीकर या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है तथा स्पीकर या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर सदन द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट है भाई, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? तो ये पहला संविधान संशोधन था जो कि 1951 में हुआ था। तो फिर भाई इस टाइम कौन प्रधानमंत्री थे? उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून पारित किए गए, लेकिन सरकार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भूमि कानून को विभिन्न अदालतों में चुनौती दी गई।
इन न्यायिक घोषणाओं के परिणाम स्वरूप सरकार ने वर्ष 1951 में संविधान में संशोधन किया, जिसमें 9वीं अनुसूची सम्मिलित की गई। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसके तहत भारतीय संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। I.R. कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए कानूनों को संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है, बात सही है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है, ये तो नहीं पता भाई। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, नेवर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्यों सही है वो देख लेते हैं। एक सांसद के लिए अयोग्यता मानदंड संविधान के आर्टिकल 102 में, एक विधायक के लिए अनुच्छेद 191 में निर्धारित किए गए हैं। उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत लाभ का पद धारण करता हो, विकृत दिमाग का होना और दिवालिया होना, भारतीय नागरिक नहीं होना या अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना। स्वप्न रॉय बनाम प्रद्युत बोरदोलाई मामला 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने यह जांचने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं कि कोई कार्यालय लाभ का पद बनाता है या नहीं। क्या सरकार ने नियुक्त किया है? क्या सरकार के पास बर्खास्त करने या हटाने की शक्ति है? क्या सरकार पारिश्रमिक दे रही है? क्या सरकार ऐसे कार्यालय के कार्यों को निर्धारित या नियंत्रित करती है? क्या सरकार के लिए कार्य किए जाते हैं? संसद ने संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 भी अधिनियमित किया है, जिसे छूट प्राप्त सूची का विस्तार करने के लिए कई बार संशोधित किया गया है। लाभ का पद को संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिभाषित नहीं किया गया है, अतः थर्ड स्टेटमेंट गलत है। संसद अयोग्यता की रोकथाम अधिनियम 1959 कई पदों पर अयोग्यता से छूट देता है, जैसे राज्य मंत्री और उप मंत्री, संसदीय सचिव और संसदीय अवर सचिव, संसद में उप मुख्य सचेतक, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और राष्ट्रीय कैडेट कोर और प्रादेशिक सेना के अधिकारी और सरकार द्वारा गठित सलाहकार समितियों के अध्यक्ष और सदस्य, जब वे क्षतिपूर्ति आदि के अलावा किसी शुल्क या पारिश्रमिक के हकदार नहीं होते हैं, अतः स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो भाई ये अनुसूचित जाति व जनजाति की बात आ गई, तो ये कौन से में आती है? 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों के जनजातीय प्रावधान है। इस अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया है। इसमें राज्यपाल संसद द्वारा निर्मित किसी कानून को इस क्षेत्र में लागू होने से रोक सकता है। आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 244 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट, प्रतिषेध अथवा निबंधन और उपबंध आर्टिकल 142 के अधीन सांविधिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है? तो भाई कौन सा हो सकता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय के लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा नहीं है। प्रतिषेध और निर्बंधन का कार्य नहीं कर सकते। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। तो यही स्टेटमेंट है जो इसका सही व्याख्या करता है। पढ़ते हैं इसके बारे में डायरेक्ट ही। आर्टिकल 142 पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। यह सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। न्यायालय के निर्णय व डिक्री को संसद के निर्णय की तरह ही मानना पड़ेगा। जैसे द यूनियन कार्बाइड केस में न्यायालय के द्वारा भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को $470 मिलियन का मुआवजा देने का आदेश प्रदान किया गया। वर्ष 1993 के बाद आवंटित कोयले के ब्लॉक को वर्ष 2014 में रद्द कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया।
आलोचकों के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को संसद अथवा राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्मित विधियों से प्राथमिक प्रतीत होते हैं, इसलिए आलोचक इसे न्यायिक सक्रियता का नाम दे रहे हैं। अगर आपको इस आर्टिकल 142 के बारे में पता नहीं हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की गई है जो कि आर्टिकल 324 में आता है। अच्छा, विकल्प सी है इसमें वित्तीय संकट के बारे में जो आर्टिकल 360 में आता है। और विकल्प डी में जो है राज्य विधानमंडल के बारे में जो कि आर्टिकल 168 से 177 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के किस राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में तो कौन से स्टेटमेंट सही है। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, ये सही बात है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, ये भी सही है स्टेटमेंट, दोनों के दोनों सही हैं। तो राज्यपाल राज्य विधायिका का एक महत्वपूर्ण भाग है, वह राज्य विधायिका का अधिवेशन बुलाता है और विधानसभा को भंग करता है तथा प्रत्येक सत्र में प्रारंभ में दोनों सदनों के संयुक्त पत्र को संबोधित करता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे और आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल में संदेश भेज सकता है। स्टेटमेंट फोर्थ सही है। संविधान के आर्टिकल 208 के अनुसार प्रक्रिया के नियम किसी राज्य के विधानमंडल का एक सदन इस संविधान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रिया और इसके व्यवसाय के संचालन के विषय को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, वह उन राज्यों में राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। और राज्यसभा राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र को बुलाता है और उनका सत्रावसान करता है। राज्यपाल पहले सत्र की शुरुआत में साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्य विधानमंडल को संबोधित करता है। राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित सभी विधेयकों को राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, आर्टिकल 200। और जब राज्य विधायिका का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल कानून बनाना आवश्यक समझता है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल 213 में। ओके। राज्यपाल को आर्टिकल 192 के तहत राज्य विधानमंडल के एक सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है चुनाव आयोग की सिफारिश पर, आर्टिकल 191 के अनुसार। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालय खाली हो जाते हैं तो राज्यपाल कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य को नामित कर सकते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल को राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राज्यपाल की अन्य शक्तियां भी पढ़ें जैसे कि न्यायिक, वित्तीय और कार्यकारी शक्तियां भी भाई पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वनवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। नहीं भाई, कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण उपज है, ये बात तो सही है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण उपज के स्वामित्व की अनुमति देता है, ये बात भी सही है। स्टेटमेंट 2 व 3 सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य वन उत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करना और उस पर शुल्क लगाना था। यह किसी क्षेत्र को संरक्षित वन, रिजर्व वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या भी करता है। और भारतीय वन अधिनियम 1927 बांस को एक पेड़ के रूप में मानता है, इसे MFP के रूप में नहीं माना जा सकता है। वन विभाग समुदायों को बांस पर नियंत्रण देने से इनकार करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 उन्होंने राज्यों में 2006 के वन अधिकार अधिनियम FRA के अनुसार वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए भी कहा। अधिनियम बांस को एक MFP के रूप में मान्यता देता है और अनुसूचित जनजाति व पारंपरिक वन निवासियों के साथ स्वामित्व का अधिकार एकत्र करने, उपयोग करने और लघु वनोपज के निपटान का अधिकार निहित करता है। 2006 में
अधिनियमित FRA वन में रहने वाले आदिवासी समुदाय व अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका आवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर करते हैं। अतः स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड सही है। संवैधानिक प्रावधान, यह संविधान की 5वीं 6ठी अनुसूचियों के जनादेश का विस्तार करता है, जो स्वदेशी समुदायों के उन भूमि या जंगलों के दावों की रक्षा करता है जिनमें वे निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति को अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये आर्टिकल 21 सबको पता है भाई। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में संरक्षण दिया गया है। सफीन जहां बनाम अशोक KM 2018 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्राप्त अधिकारों का हिस्सा बताया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार संविधान किसी भी व्यक्ति के अपनी पसंद का जीवन जीने का या विचारधारा को अपनाने का स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अतः एक व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, इसके भीतर छह अधिकार हैं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होना, संघ और संघ बनाने का, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, भारतीय के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने वाले और बसने के लिए, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। ये अधिकार एलियंस कानूनी निगम पर लागू नहीं होते और ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध नहीं है। इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध आर्टिकल 19 में उल्लेखित आधारों पर आधारित होने चाहिए, न कि किसी अन्य आधार पर। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने का आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यह प्रावधान निरपेक्ष नहीं है। जब सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता की बात आती है तो राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, इसे इन्हें विस्तार से पढ़ें। देखो भाई, आर्टिकल 29 इसके अनुसार भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों की किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसी को संरक्षित करने का अधिकार होगा। ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 इन्हें भाई पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसकी गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उनके हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो भाई ये था सरकारी आयोग 1983। इसने बोला था कि जो राज्यपाल है वो बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए और राजनीति में पिछले कुछ सालों से उसने भाग ना लिया हो। पढ़ते हैं इसके बारे में। सरकारी आयोग की अनुशंसा की थी। राज्यपाल एक विशेष व्यक्ति होना चाहिए जिसका संबंध स्थानीय दलीय राजनीति से न हो। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता है। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। राजमन्नार समिति, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग की सुझाव वही विस्तार से पढ़ना, यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संविधान के रूप में अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। यद्यपि न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट हैं। संवैधानिक वैधता के मामले में विधायी अधिनियमों
अथवा कार्यपालिका के आदेशों को नियमित आधार पर चुनौती दी जा सकती है, जैसे कि मौलिक अधिकारों का हनन भाग 3 में दिया हुआ है, और जिस प्राधिकरण द्वारा यह तैयार किया गया है वह उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है, संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम किया गया है। किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई है। हालांकि 43वें संविधान संशोधन 1977 में मूल स्थिति बहाल कर दी गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, इसी वजह से स्टेटमेंट सेकंड गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, इसलिए कोई भी संवैधानिक संशोधन जो आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो उस संवैधानिक संशोधन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने की संसद की असीमित शक्ति केवल एक प्रतिबंध के अधीन है, अर्थात इससे संविधान के मूल ढांचे को कमजोर या उल्लंघन नहीं करना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 में पहली बार किसी संविधान संशोधन विधेयक को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। मिनर्वा मिल्स वाद में निम्नलिखित को संविधान का आधारभूत ढांचा माना। संविधान संशोधन की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन और मूलाधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य एवं समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो भाई राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण नहीं भाई, नियंत्रण का अभाव नहीं भाई, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर नहीं भाई, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। ये कितना अच्छा और सुकून देने वाला वर्ड है ना। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है, जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। राज्य बनाम व्यक्ति, राज्य कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए जब अधिकारी आईपीसी की धारा 124A का दुरुपयोग करते हैं तो राज्यद्रोह के आरोप से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से अपना 2019 का पेपर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में 2020 का पेपर। अब जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद नए सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।